हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, एक ऐसा भी राज्य था जिस राज्य की प्रजा मूर्ख थी, लेकिन उसका राजा महामूर्ख था। राजा मूर्ख होने के साथ साथ सनखी भी था। उसके जो भी मन में आता अपने राज्य में फरमान बनाकर जारी कर देता। राजा का मंत्री राजा के लिए बड़ा ही वफादार था, लेकिन बुद्धि से पैदल। राजा जो भी फैसले लेता, मंत्री राजा का भरपूर सपोर्ट करता था। एक दिन राजा ने अपने दरबार में मंत्री से मंत्रणा की कि मंत्री, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। मंत्री बोला, कैसे महाराज? तो राजा ने कहा, हम दिन को रात और रात को दिन करना चाहते हैं। हैरानी से फिर मंत्री ने पूछा, ऐसा कैसे संभव है महाराज? तो राजा बोला, ठीक है मंत्री, हम तुम्हें दिखाते हैं यह कैसे संभव होगा। तुम जाओ और शहर में मुनादी करा दो कि आज से राजा का फरमान जारी हुआ है कि उनके राज्य में दिन को रात और रात को दिन समझा जाए, अर्थात राज्य की सभी जनता दिन में सोएगी और रात को अपने कामकाज करेगी। और इसके अलावा हमारे राज्य में जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, खाने पीने से लेकर जीवन की हर ज़रूरत की वस्तु का भाव यानी कीमत समान होगी। मंत्री राजा के फरमान का पालन कराने अपने राज दरबार से सैनिकों को साथ लेकर मुनादी कराने अपने राज्य में चल दिया और सारे शहर में राजा का नया कानून जारी हो गया। और सारे राज्य में राज्य की जनता, व्यापारी लोग रात में अपना कामकाज, व्यापार आदि करते और दिन में सोते। राजा अपने फैसलों पर मन ही मन बड़ा गर्व करता था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक सिद्ध महात्मा अपने एक चेले के साथ दिन में सोते हुए नगर के पास से गुजर रहे थे कि उन्हें शाम हो जाती है। उस नगर के किनारे एक बगीची देखकर उसमें रात गुजारने का फैसला लेते हैं और रात गुजारने के उद्देश्य से उस बगीची में ठहर जाते हैं। और गुरुजी अपने चेले को आदेश देते हैं कि चेले, तुम जाओ और शहर से खाने पीने के लिए सामान खरीद कर ले आओ। आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे और सुबह आगे चलेंगे। तो चेले ने गुरुजी से कुछ पैसे लिए और बाजार को चल दिया। बाजार में पहुंचकर जब उसने खाने पीने की चीज़ों के दाम पूछे तो हर वस्तु का एक भाव बताया। चेले ने जब यह नज़ारा देखा तो मन ही मन बड़ी हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि यह कैसा नगर है, यहाँ हर वस्तु का एक ही दाम है और यहाँ के सभी व्यापारी रात में जाग रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं और जनता अपने कामकाज कर रही है। यहाँ पर कुछ समय ठहरा जाए तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें कम दामों पर खाने को मिल सकती हैं, जिससे मुझे बड़ा आनंद आएगा और मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा। ऐसा सोचकर चेले ने खाने पीने की चीज़ों को खरीदा और गुरु के पास लौट आया। खाना पीना खाकर सोते समय चेले ने अपने गुरु को उस नगर की सारी गतिविधियों के बारे में बताया तो अद्भुत शक्ति धारक गुरु को समझने में अधिक वक्त नहीं लगा और चेले से कहा, ठीक है चेले, कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। सुबह होते ही गुरुजी ने चेले से आगे चलने को कहा और चेला बोला, गुरुजी, क्यों ना यहाँ कुछ समय रुक जाते हैं। यहाँ पर हर चीज़ सस्ती है और एक दाम पर मिलती है, जिससे मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। मुझे बड़ा मज़ा आएगा। इतना सुनते ही गुरुजी बोले, नहीं चेले, यह नगर तुम्हारे लिए रहने योग्य नहीं है। यह पूरी राजधानी ही मूर्खों की है। यहाँ पर तुम कब मुश्किल में पड़ जाओ कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए तुम मेरे साथ आगे चलो। तो चेला बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो यहाँ कुछ समय रुक कर ही आऊँगा, तुम जाते हो तो चले जाओ। चेले की जिद देखकर गुरुजी चेले को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चेला रोजाना नगर के बाजार में जाकर अच्छी अच्छी चीज़ें खाता और जब पैसे खत्म होते तो दिन में सीमावर्ती राज्य में जाकर मांग कर ले आता। इसी तरह चेला अच्छा अच्छा खाकर काफ़ी मोटा हो गया और मज़े से रहने लगा। कुछ समय बाद उस नगर की सोती हुई जनता के बीच से एक चोर एक धनी व्यापारी के यहाँ चोरी करने गया। लेकिन पहले के समय में मकान कच्चे हुआ करते थे, इसलिए चोर ने चोरी करने
घर में घुसने के लिए कच्ची दीवार को काटने लगा और दीवार कच्ची होने के कारण चोर के ऊपर आ गिरी, जिससे चोर दीवार के नीचे दबकर मर गया। चोर के मरने की खबर उसके भाई को जब लगी तो भाई अपने चोर भाई की मौत का इंसाफ मांगने राजा के दरबार में पहुंचा और अपने भाई का इंसाफ मांगने लगा। राजा ने चोर के भाई की पूरी बात सुनने के बाद आदेश दिया कि दीवार किसकी थी उसे राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसको दंडित किया जा सके। राजा का आदेश होते ही राजा के सैनिक व्यापारी के घर पहुंच गए और व्यापारी को बंदी बनाकर राज दरबार में ले आए। जब राजा ने व्यापारी से पूछा कि क्या वह दीवार तुम्हारी थी, तो व्यापारी बोला, हाँ महाराज, वह दीवार मेरे ही मकान की थी। तो राजा ने कहा, व्यापारी, क्या तुझे मालूम है कि तेरी दीवार के नीचे एक बेकसूर चोर दबकर मर गया है, इसलिए उसे इंसाफ देने के लिए हमको तुझे सज़ा सुनानी होगी और तेरी सज़ा मौत के बदले मौत, यानी कल सुबह तुझे फांसी दी जाएगी। इतना सुनते ही व्यापारी घबरा गया और बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरी दीवार मेरे पुरखों ने बनवाई थी और उसे बनाने वाला सुरजन कारीगर था, जो कि अब तक बूढ़ा हो गया होगा। मुझे उसके घर का पता मालूम है। उसने दीवार को ठीक से नहीं चुना होगा, जिसकी वजह से दीवार गिर गई, इसलिए दोषी तो दीवार चुनने वाला कारीगर है। व्यापारी की इतनी बात सुनते ही राजा ने कारीगर को लेने अपने सैनिक भेज दिए और राज दरबार में बूढ़ा कारीगर सुरजन उपस्थित हुआ। तो राजा ने कहा, सुरजन, तूने व्यापारी की दीवार को सही से नहीं चुना, जिसकी वजह से एक बेकसूर चोर मर गया। अब तुझे मौत के बदले मौत, यानी सजाए मौत की सज़ा होगी। इतना सुनते ही सुरजन मिस्त्री घबरा गया और बोला, ठहरिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह कसूर तो नगमा बाई उस नाचने वाली का है। जिस दिन मैं व्यापारी की दीवार चुन रहा था, उस दिन नगमा बाई पास के रास्ते से बार बार चक्कर काट रही थी और उसके घुंघरुओं की आवाज़ बार बार मेरा ध्यान भटका रही थी, जिसकी वजह से दीवार ठीक से नहीं चुन पाई। इसीलिए असली गुनहगार तो नगमा बाई है। इसके बाद राजा ने सैनिकों को बूढ़ी हो चुकी नगमा बाई को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। बूढ़ी नगमा बाई राजा के दरबार में उपस्थित हुई तो राजा ने नगमा बाई से पूछा, नगमा बाई, क्या तुम्हें मालूम है जिस दिन सुरजन मिस्त्री व्यापारी की दीवार चुन रहा था, तब तुम वहाँ से बार बार चक्कर काट रही थी, जिसकी वजह से सुरजन मिस्त्री का ध्यान भटक गया और दीवार ठीक से नहीं बनी, जिसके कारण दीवार एक बेकसूर चोर पर गिर गई और चोर मर गया। इसलिए मौत के बदले मौत, यानी कल तुम्हें सजाए मौत की सज़ा, यानी फांसी होगी। राजा की इतनी बात सुनते ही नगमा बाई घबरा गई और बोली, रुकिए महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तो उस ज्वेलर्स का है जिसे मैंने अपनी पायल ठीक करने को दी थी और वह मुझे 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कभी आधा घंटे की बोलकर चक्कर कटवा रहा था। अगर वह एक बार में ही मेरी पायल ठीक कर देता तो ना ही मेरे चक्कर लगते और ना ही मिस्त्री का ध्यान भटकता। इसलिए हमारा असली दोषी तो ज्वेलर्स है। जो भी सज़ा देनी है आप उसे दीजिए, मुझे नहीं। नगमा बाई की इतनी बात सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप लोग जाइए और ज्वेलर्स को गिरफ्तार करके लाइए। राजा का हुक्म पाते ही सैनिक सोहन ज्वेलर्स के पास पहुंचे और ज्वेलर्स को गिरफ्तार करके राज दरबार में उपस्थित कर दिया। तो राजा ने ज्वेलर्स से कहा, सोहन, तुझसे नगमा बाई की पायल समय पर ना बन पाने के कारण नगमा बाई के मिस्त्री के पास से होकर चक्कर लगे, जिसकी वजह से दीवार चुन रहे मिस्त्री का ध्यान भटका और दीवार ठीक से नहीं चुनी गई और दीवार गिर गई, जिसकी वजह से एक बेकसूर चोर मर गया और उसका उत्तरदायी तू है। इसलिए जान के बदले जान, जिसकी सज़ा कल तुझे फांसी के रूप में दी जाएगी। राजा का हुक्म सुनते ही ज्वेलर्स घबरा गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उसी व्यापारी का है जिसकी दीवार है। उसने मुझे नगमा बाई की पायल का काम रुकवाकर अपना काम करने के लिए अधिक पैसे दिए, जिसकी वजह से नगमा बाई की पायल समय पर नहीं बन सकी। इसीलिए दोषी मैं नहीं, दोषी व्यापारी है। बात ज्वेलर्स से घूमते हुए पुनः व्यापारी पर आई तो व्यापारी बोला, महाराज, तनिक मेरी भी सुन लीजिए। यह दीवार मैंने नहीं
बल्कि मेरे पूर्वजों ने बनवाई थी और वह दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो उनके कसूर का दंड मुझे क्यों दिया जाए। इस पर राजा बोला, माँ बाप की संपत्ति पर जब बेटे का अधिकार होता है तो उनके पाप पुण्य और अपराध का भी भागीदार बेटे को ही होना होगा और इस आधार पर पिता की गलती का दंड बेटे को भुगतना होगा। व्यापारी, तुमको कल सुबह फांसी पर चढ़ना होगा, यही हमारा फैसला है। इतना कहकर राजा ने व्यापारी को अपने सैनिकों के हवाले कर दिया और सुबह फांसी देने के लिए तैयारियां होने लगीं। व्यापारी को सुबह जब फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया तो जल्लाद ने फांसी का फंदा व्यापारी के गले में डाल दिया। व्यापारी शरीर से बहुत दुबला पतला होने के कारण फंदा उसकी गर्दन में फिट नहीं आ रहा था। फंदे को फिट न आते देख जल्लाद ने राजा के पास सूचना भिजवाई कि महाराज, अपराधी के गले में फंदा फिट नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी जगह पर किसी दूसरे मोटे आदमी का शरीर इस्तेमाल किया जाए। जल्लाद की बात सुनकर राजा ने फांसी को अगले दिन के लिए टालते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए, राज्य में फांसी के फंदे लायक मोटा आदमी ढूंढ कर लाइए। और राजा का आदेश पाकर सैनिक मोटे आदमी की तलाश में निकल पड़े और एक एक कर राज्य के कोने कोने में घूम गए, लेकिन उन्हें फांसी के फंदे के काबिल कोई भी आदमी नहीं मिला। हताश होकर जब वापस लौट रहे थे तो लौटते समय सिद्ध महापुरुष का हुआ चेला, जो खाने के लालच में गुरु को छोड़कर रुक गया था, मोटा होने के कारण सैनिकों की नज़र उस पर पड़ गई। चेले पर नज़र पड़ते ही सैनिक उसके पास पहुंच गए और कहा, चलिए महोदय, आपको हमारे महाराज ने याद किया है। तो चेला बोला, महाराज ने याद किया है? मुझे? क्यों? मैंने क्या किया है? सैनिक बोले, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी राजा ने आपको याद किया है। चेले ने पुनः पूछा, क्यों याद किया है, आप कुछ बता सकते हैं? तो सैनिक बोले, फांसी पर जिस व्यक्ति को चढ़ाया जा रहा है उसके गले में फंदा फिट नहीं आ रहा, इसलिए मोटे व्यक्ति की आवश्यकता है और उसके लिए आप ठीक रहेंगे, इसलिए महाराज ने आपको बुलाया है और आपको चलना होगा। इतना बोलकर सैनिक चेले को उठाकर चल दिए। ऐसा करता देख चेला रास्ते में अपने मन में सोचता हुआ जा रहा था कि गुरुजी ठीक ही कहते थे कि ये मूर्खों की राजधानी है। चेले, तुम कब मुश्किल में पड़ जाओ कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज वो दिन आ ही गया, गुरुजी की बात सच हो गई। ऐसा सोचने के बाद मन ही मन गुरुजी को सुमिरने लगा और मन ही मन कहने लगा, गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरी पुकार भी सुन लीजिए। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। गुरुजी सिद्ध महापुरुष तो थे ही, उनके पास अद्भुत शक्ति भी थी, इसीलिए अपने चेले की करुण पुकार उनके कानों तक पहुंच गई और गुरुजी अपने चेले को बचाने वापस लौट पड़े। इधर सैनिक चेले को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए तो चेला राजा से बोला, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर आप मुझे फांसी के लिए क्यों भेज रहे हैं? इतना सुनते ही राजा ने कहा, फांसी हम तुम्हें नहीं दे रहे भाई, जिसको फांसी दी जा रही है उसके गले में फंदा फिट नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हारा गला इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कि राजा अपने सैनिकों को चेले को ले जाने का आदेश देता, गुरुजी अपनी अद्भुत शक्ति से राजा के दरबार में पहुंच गए और बोले, रुकिए महाराज, इसकी जगह पर मेरा गला इस्तेमाल कर लिया जाए। चेला अपने गुरु को सामने उपस्थित देखकर मन ही मन खुश हुआ और उसे संतोष हो गया कि अब गुरुजी मुझे बचा ही लेंगे। इस पर चेला बोला, नहीं महाराज, यह मेरे गुरुजी हैं और यह बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए इनकी संसार को बहुत ज़रूरत है और मैं एक अज्ञान प्राणी, जिसके संसार में रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे गुरुजी के चले जाने से संसार एक अनमोल रतन खो देगा, इसलिए इनका जिंदा रहना बहुत आवश्यक है, इसलिए फंदे पर मुझे ही लटकाया जाए। गुरुजी पलटकर फिर बोले, नहीं महाराज, यह अभी युवा है और मैं बूढ़ा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, लेकिन इसे अभी जीना बाकी है, इसलिए फांसी के फंदे पर मुझे ही लटकाया जाए। गुरु और चेला के बीच फांसी पर लटकने की लगी होड़ को देखते हुए राजा ने गुरु से पूछा कि तुम दोनों फांसी पर क्यों लटकना चाहते हो? तो गुरुजी ने कहा, महाराज, इसके पीछे बहुत बड़े राज की बात है। तो राजा ने पूछा, कैसा राज? इस पर गुरुजी ने जवाब दिया, महाराज, राज की बात व्यक्तिगत की जाती है, सार्वजनिक नहीं। इतना सुनते ही राजा ने
अकेले में जाकर गुरु से पूछा, हे महापुरुष, आप किस राज की बात कर रहे हो? तो गुरुजी बोले, महाराज, हम दोनों में मच्छी होड़ के पीछे राज की बात यह है कि यह फांसी कोई साधारण फांसी नहीं है। इस फांसी पर जो पहले लटकेगा वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा और बाद में लटकेगा वह मंत्री बनेगा। इसीलिए चेला पहले लटक कर मेरा राजा बनना चाहता है और मुझे अपना मंत्री बनाना चाहता है, और मैं पहले लटक कर उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। इसलिए महाराज, फांसी पर तो पहले आपको मुझे ही लटकाना होगा। गुरु की बात सुनते ही राजा के दिमाग में घंटियां बजने लगीं और राजा व्याकुल हो उठा, क्योंकि राजा अपने राज्य को अपने हाथों से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था और चाहता था कि इस जन्म में वह राजा है तो अगले जन्म में भी अपने राज्य का वही राजा बने, और जो वजीर है वह अगले जन्म में भी उसका वजीर बने। इसलिए राजा ने अपने वफादार वजीर को बुलाया और एकांत में ले गया। एकांत में ले जाकर अपने वफादार वजीर से कहने लगा, हे वजीर, साधु कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं सच साबित होता है, और यह साधु बोल रहा है कि यह फांसी कोई साधारण फांसी नहीं है। इस पर पहले चढ़ने वाला हमारे इस राज्य का राजा बनेगा और उसके बाद चढ़ने वाला वजीर। इसलिए गुरु और चेला फांसी पर चढ़कर हमारे राज्य के राजा और वजीर बन जाना चाहते हैं। क्या तुम ऐसा होने दोगे? इतना सुनते ही राजा का चापलूस और वफादार वजीर बोला, नहीं महाराज, हम अपने राज्य को किसी ऐरे गहरे लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे। फांसी का समय कल सुबह का है ना? राजा बोला, हाँ, तो ठीक है, आप आदेश जारी कर दीजिए कि फांसी कल सुबह अंधेरे में होगी, और इन गुरु चेला में जो भी पहले आएगा उसे पहले फांसी होगी और बाद में आने वाले को बाद में, लेकिन मुलजिम लिबास में आएंगे जिससे कोई पहचान ना सके। और गुरु चेला को फांसी के वक्त किसी कक्ष में बंद करवा देना और इनकी जगह पर लिबास पहनकर पहले आप जाना, बाद में मैं आ जाऊंगा। लिबास में होने के कारण जल्लाद हमें पहचान नहीं पाएगा और हम इस जादुई फांसी को हासिल कर लेंगे और हमारा राज्य इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी हमारे हाथ में ही होगा। राजा वजीर की बात सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसने ऐसा ही किया। राजा ने राज दरबार में पहुंचकर प्लान के मुताबिक राजा ने ऐलान किया कि गुरु चेला को फांसी कल सुबह अंधेरे दी जाएगी और फांसी लिबास में होगी। तब तक गुरु चेला को कारागार में रखा जाए। राजा ने इतना आदेश सुनाते हुए दरबार खारिज कर दिया। राजा और वजीर दोनों कल सुबह की तैयारी करने लगे। सुबह होते ही लिबास पहनकर पहले राजा गया, उसने फांसी ले ली। उसके बाद वजीर ने फांसी ले ली। इसके बाद जब दिन निकला तो दोनों शवों को अंत्येष्टि के लिए उठाया गया। शव उठाते देखा कि राजा और वजीर दोनों ही फांसी चढ़ गए। राजा और वजीर के शवों को देखकर राजमहल सहित पूरे नगर में हड़कंप मच गया और सभी लोग घबरा गए और सोचने लगे कि अब राज्य को कौन संभालेगा, ऐसा कौन है जो राज्य को संभाल सकेगा। राजा और वजीर की अंत्येष्टि करने के बाद नगर के कुछ गण्यमान्य लोग इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से तय किया गया कि नगर के मौजूदा हालात को देखते हुए गुरु और चेला के अलावा राज्य को संभालने में कोई सक्षम नहीं है। इसीलिए गुरु को राजा बना दिया जाए और चेला को वजीर। और सभी की सर्वसम्मति से गुरु को राजा बना दिया और चेला को वजीर बना दिया। गुरु ने राजा बनते ही मूर्ख राजा के सारे काले कानून समाप्त कर दिए और अपने नैतिक, सरल और सुदृढ़ कानून जो कि जनता के हित में बनाए जाते हैं लागू कर दिए और जनता खुशी खुशी अमन चैन से रहने लगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और कहानी को अभी तक लाइक ना किया हो तो अब तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे कृष्णा।